नमस्कार मित्रों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन और कोर्ट शब्द की डेफिनेशन समझी थी। इस लेक्चर में हम लोग तथ्य, रेलेवेंसी और फैक्ट इन इशू के संबंध में चर्चा करेंगे। फैक्ट क्या होता है, ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग perceived by the sense and any mental condition of which any person is conscious। यानी तथ्य शब्द से आप क्या समझते हैं? अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि भैया ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो हमारे इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तथ्य कहलाता है। या कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई वस्तु या थिंग, या वो किस पोजीशन में है, वो वस्तु, उसकी स्टेट क्या है, या उन वस्तुओं का आपस में संबंध क्या है, इन चीज़ों के बारे में जो हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं वो फैक्ट कहलाता है। फैक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज फैक्ट। इस डेफिनेशन में जो 1 और 2 दो नंबर्स में इस डेफिनेशन को बांटा गया है, तो पहला पैरा जो बात करता है वो बाह्य तथ्यों की बात करता है, फिजिकल तथ्यों की बात करता है। फिजिकल तथ्य कौन से? जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका स्वाद ले सकते हैं, या जिसकी खुशबू हम ले सकते हैं। ये जिनका अनुभव हम अपनी सेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इन तथ्यों को कह सकते हैं। ये एक फिजिकल फैक्ट। जो विधिवेत्ता बेंथम है, उन्होंने तथ्यों को 2 प्रकारों में बांटा है। एक बाह्य तथ्य, भौतिक तथ्य, या दूसरे मानसिक या आंतरिक तथ्य। तो बाह्य तथ्य, भौतिक तथ्य क्या होते हैं? वे सभी चीज़ें, वे सभी फैक्ट जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, वो कहलाते हैं बाह्य तथ्य या भौतिक तथ्य। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये एक फैक्ट है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। मैं अपने मोबाइल पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी एक फैक्ट है। मैंने आपको आज इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि आपने सुना। तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज फैक्ट। सब कुछ फैक्ट है, और फैक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है तो आपके मामले का कोई अर्थ नहीं है। आपको कोर्ट में जाएंगे जब आप, तो आप बताना पड़ेंगे कि आपके पास क्या फैक्ट है जो आपके मामले को प्रूव कर सकते हैं। और जो विरोधी पक्ष है उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास ऐसे क्या फैक्ट है जो उसके मामले को डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो फैक्ट में पहली मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि एक जो फैक्ट है भौतिक, शारीरिक या बाह्य तथ्य। तो भौतिक, शारीरिक या बाह्य तथ्य कौन से तथ्य होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये बाह्य तथ्य। जैसे आपने कोई चीज टेस्ट की, अब वो खट्टी थी या मीठी थी, ये क्या है? ये एक फैक्ट है। दूसरा जो पैरा है वो हमारे मानसिक तथ्यों के बारे में बात करता है। मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को है। तो जो बाह्य फैक्ट हैं, भौतिक जो तथ्य हैं, शारीरिक जो फैक्ट हैं, उनको प्रूव करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि वो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपके सामने वो घटित हो रहा है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को गोली मारी। अब ये तो आप उसको गोली मारते हो देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये बाह्य तथ्य है। उसने उसको गोली मारी, आपने उसको गोली मारते हुए देखा, उसने उसको 4 गोलियां मारी, उसने उसको बंदूक से गोली मारी, वो बंदूक जब्त हुई, वो बंदूक भी एक भौतिक तथ्य है,
उसको जब्त किया गया, सीज किया गया। तो जो देख रहे हैं हम, वो उससे कह रहा था कि मैं आज तुझको जान से मार डालूंगा। ये हमने सुना, तो ये सुना जाने वाला तथ्य है, ये भी भौतिक तथ्य है, बाह्य तथ्य है ना। जब हमने उसको छुआ, उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी, अब छू के देखा, ये भी भौतिक तथ्य है। उससे खून बह रहा था, खून बहते हुए हमने देखा, ये भी बाह्य तथ्य है, इसको हम देख सकते हैं। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, उसकी बॉडी में 4 चाकू मारे गए थे, चाकू पास में पड़ा हुआ था, बाह्य तथ्य है, आसान है इसको प्रूव करना। तो ये पहला जो पैरा है फैक्ट की डेफिनेशन का, वो बाह्य तथ्य के बारे में है, जिसको भौतिक शारीरिक तथ्य भी हम कहते हैं। और भौतिक शारीरिक और बाह्य तथ्य वे तथ्य होते हैं जिसका अनुभव अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होते हैं। अब दूसरा होता है मानसिक दशा। अब ये जो मानसिक दशा वाला तथ्य है साहब, ये इसको प्रूव करना थोड़ा सा कठिन काम है। क्यों? क्योंकि जो मानसिक तथ्य है वो व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान रहता है। अब उसने उसको चाकू मारा, अब उसको किस इंटेंशन से उसने चाकू मारा, ये इंटेंशन तो उसके मस्तिष्क के अंदर है, तो उसको प्रूव करना बड़ा कठिन काम है। तो वो प्रूव कैसे होता है? अच्छा, मानसिक तथ्यों में कौन कौन से तथ्य आते हैं? मानसिक तथ्यों में उसका इंटेंशन, उसकी बोनाफाइडनेस, उसकी मेलाफाइड दुर्भावना, कपट, उसकी नीयत, उसने काम जानते हुए किया, नोइंगली या नेग्लिजेंस में किया, या उससे काम गलती से हो गया, या उपेक्षा से किया। ये एक इंटरनल फैक्ट है, ये मानसिक फैक्ट है, मानसिक दशाएं हैं। और जो मानसिक या इंटरनल फैक्ट जो होते हैं, वो दो, उनके तरीके साबित करने के तरीके दो ही हैं। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, दूसरा मुल्जिम का कन्फेशन। मुल्जिम अपना कन्फेशन में बता देता है कि भाई मैंने इसको मेरे जान से मारने का इरादा था, क्योंकि इसने भाई मेरे मकान पे कब्जा कर रखा था। तो उसने बताया कि इसने मेरे मकान पे कब्जा कर रखा था और मेरा जान से मारने का इसका इरादा था। तो इसमें 2 चीज़ निकल के आई, एक इसका इंटेंशन और दूसरा मोटिव। मोटिव भी एक मानसिक तथ्य है। तो 2 चीज़ें निकल के आई, वो उसके कन्फेशन साबित हो गई, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी साबित हो जाती हैं। टॉट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट उक्ति है, रेस इप्सा लोक्यूटर, यानी घटना स्वयं बोलती है, घटना स्वयं प्रमाण है। तो घटना से भी काफ़ी कुछ साबित होता है भैया। उसको मारने का इंटेंशन था, वो घटना बताती है। उसने उसको कंधे में एक लाठी मारी, एक लाठी मारी कंधे में। लाठी मरने से सामान्यतः आदमी मरता नहीं है, क्योंकि ये वाइटल पार्ट नहीं है। अगर वो, लेकिन अगर दुर्भाग्य से वो मर गया, तो ये चीज दिख रही है उसकी परिस्थिति जन साज से कि उसको इसका मारने का इरादा नहीं था। परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने किसी के सर में 100 लाठियां मारी। अब 100 लाठी आप किसी के सर में मार रहे हो, तो भैया क्या इरादा है आपका? आपका इरादा है उसको जान से मारने का। तो परिस्थितियां बता रही हैं। एक आदमी ने 20 चाकू मारे, पेट में मारे। अब पेट वाइटल पार्ट है, आदमी को मारोगे तो मर जाएगा। तो वाइटल पार्ट में अगर आप चाकू मार रहे हो, तो इससे आपका इंटेंशन दिख रहा है कि आपका उसको जान से मारने का इरादा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां बताती हैं, सिचुएशंस बताती हैं मेंटल फैक्ट के बारे में, या उसका कन्फ्यूजन बताता है। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ए से लेके ई तक इसमें इलस्ट्रेशन है। तो ए से लेके सी तक जो इलस्ट्रेशन है वो आप लिख सकते हैं, वो हमारे सेंसेस के द्वारा बोधगम्य होते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट। यह कि हम फला जगह पर फला क्रम में सीरीज में फला पदार्थ रखा हुआ है, व्यवस्थित है, ये एक फैक्ट है। हमने देखा भाई वहाँ रखा था, वो चीज़ उस स्थान पर रखी थी, हनुमान चौराहे पर रखी थी, और वहाँ स्थित थी, उल्टी पड़ी थी, सीधी पड़ी थी। तो ये क्या है? ये इंद्रियों द्वारा बोधगम्य फैक्ट है। किसी ने सुना या देखा, ये भी इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। सी,
सी सबसेक्शन सी में कहा गया है कि किसी मनुष्य ने कुछ शब्द कहे, तो उसने कहे तो लोग सुन रहे हैं ना भैया, तो ये भी एक फैक्ट है। तो ये जो ए से लेकर सी तक जो फैक्ट दिए हैं वो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य फैक्ट है। और डी जो फैक्ट डी के बारे में जो बताया गया है वो मानसिक दशा या इंटरनल फैक्ट के बारे में, मेंटल फैक्ट के बारे में बताया गया है। डी जो इलस्ट्रेशन इसका दिया है, डी इलस्ट्रेशन में लिखा है कि वह व्यक्ति अमुक राय रखता है। तो राय क्या है भैया, है ना, वो उसके बारे में गलत राय रखता है, वो उसके बारे में अच्छी राय रखता है, तो इंटरनल फैक्ट है। वो जब कुछ कार्य करेगा तो उसके आचरण से वो दर्शित होगी। वो इंटेंशन रखता है, वो सद्भावना पूर्वक यानी बोनाफाइडली कार्य करता है, गुड फेथ में काम करता है, या फ्रॉडुलेंटली यानी कपट से काम करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है। तो शब्द किस भाव में प्रयोग हुआ था इसके भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये सब क्या है, ये मानसिक फैक्ट है। और किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, तो उसकी ख्याति क्या है, ख्याति हम अपने मन में धारण करते हैं ना, उसकी अच्छी ख्याति है, खराब है, तो ये भी एक मेंटल फैक्ट है। तो ये जो फैक्ट शब्द हैं ये आपके सेक्शन 3 में दिए गई है फैक्ट की डेफिनेशन, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें। अब जो इंटरनल फैक्ट है वो हमेशा डायरेक्टली साबित नहीं किया जा सकते, क्योंकि एक जगह पढ़ा था मैंने जब LLB कर रहा था, उसमें लिखा था कि भगवान ही जानता है भैया किसी के मन में क्या है। तो किसी के मन में क्या इंटेंशन है वो तो भगवान ही जानता है। अब वो इंटेंशन कोई अपने मन में रखा रहे किसी को मारने का, तो किसी को क्या मालूम। जब तक वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसका आशय दर्शित हो, तब तक उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही वो कोई कार्य करेगा, उसके कार्य में जो उसका आचरण दिखेगा उससे उसका इंटेंशन प्रूव होगा। किसी को एक चाटा मारा किसी ने, तो इससे क्या इंटेंशन जाहिर हो रहा है, बस उसको एक चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन किसी के नाक में 100 घूंसे मारे, तो क्या इंटेंशन दिख रहा है, उसका इंटेंशन दिख रहा है कि वो उसको जान से मारना चाहता है। तो ये आपकी फैक्ट्स सबकी डेफिनेशन कंक्लूड हुई, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है रिलेवेंट। व्हाट इज द रिलेवेंट? तो रिलेवेंट शब्द की जो डेफिनेशन इसमें दी गई है वो है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। यानी ये कह रहा है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जब वह तथ्यों की सुसंगति से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबंधित है। ये तो हुई इसकी लीगल लैंग्वेज। अब अपनी भाषा में हम इसको कहेंगे कि रिलेवेंट फैक्ट कौन सा होता है। रिलेवेंट फैक्ट, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रिलेवेंट तब कहा जाएगा जो हमारा जो एक्ट है इसमें रिलेवेंसी से संबंधित जो रूल्स दिए गए हैं, इस अधिनियम में जो रिलेवेंसी से संबंधित सेक्शंस दिए गए हैं, उन जो प्रकार दिए गए हैं, उन प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह जो फैक्ट है वो दूसरे फैक्ट से संबंधित है, रिलेटेड है, तो वो रिलेवेंट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अब रिलेवेंट फैक्ट हमारे कहाँ हैं दिए गए हैं, एविडेंस एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो चैप्टर 2 है वो ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। और ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में दिए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में जो फैक्ट दिए गए हैं वो रिलेवेंट फैक्ट है। और आपका जो फैक्ट है अगर वो 5 से 55 के दायरे में आता है, सेक्शन 5 से लेकर 55 में, तो वो रिलेवेंट है, अदरवाइज वो रिलेवेंट नहीं है। चलिए अब हम इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि भैया कैसे हम रिलेवेंट मानेंगे। साधारण भाषा में कहें तो सीधी सी बात यह है कि जब हम किसी घटना को प्रूव करने जाते हैं तो उस घटना से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं जो उस घटना की पुष्टि करते हैं वो रिलेवेंट होते हैं। जैसे किसी के घर से भैया कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो क्या क्या चीज रिलेवेंट हो सकती है इसमें, कि भैया मिस्टर ए को रात को 2 बजे मिस्टर बी के घर में जाते देखा गया था। अब ये फैक्ट क्या प्रूव कर रहा है कि ये आदमी इसके घर में रात को 2 बजे क्यों गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ काम करने गया होगा।
ये फैक्ट रिलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उस घटना की ये पुष्टि कर रहा, रिलेटेड है उससे। जब ये उसके घर से निकला तो सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल ले जाता हुआ देखा, रिलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उस घटना से रिलेटेड है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो वो चोरी गई मोटरसाइकिल इसके पास से सीज हुई, जब्त हुई, रिलेवेंट फैक्ट है। तो ये सारी जो चीजें जो घटना की पुष्टि करती हैं वो रिलेवेंट होती हैं। और आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलवाई, ये ऐसी तथ्य चीजें भी जो घटना की पुष्टि नहीं करती वो भी रिलेवेंट हो जाती हैं सेक्शन 11 में जाके। कैसी चीजें? प्ली ऑफ एलवाई जिसको हम कहते हैं। वो कहता है साहब जनते जिस दिन इनके यहाँ चोरी उस दिन मैं तो लाहौर में था, मैं तो दिल्ली में था साहब, ये मेरे सीसीटीवी फुटेज है, जी मैं एटीएम में से पैसे निकाल रहा हूँ साहब, उस दिन मेरा एग्जाम था साहब। तो ये उस घटना की पुष्टि नहीं कर रहे, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं मौजूद नहीं था, ये भी रिलेवेंट है। तो जो हमारे फैक्ट एंड इशू होते हैं, फैक्ट एंड इशू हम आगे पढ़ेंगे, तो फैक्ट एंड इशू को प्रूव और डिस्प्रूव करने वाले फैक्ट होते हैं, वो कह सकते हैं उनको उनके वो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। सीधी सीधी बात साधारण भाषा में ये है कि भैया जो तथ्यों की रिलेवेंसी संबंधित जो अधिनियम में सेक्शन 5 से लेके 55 तक जो प्रकार दिए गए हैं, उनमें से किसी भी प्रकार से वो फैक्ट दूसरे फैक्ट से अगर कनेक्टेड होता है, संबंधित होता है, उसकी पुष्टि करता है, संपुष्टि करता है या इसको डिस्प्रूव भी करता है, तो वो फैक्ट क्या हो जाता है? रिलेवेंट फैक्ट कहलाता है। चले, तो आज मैंने आपको 2 डेफिनेशन पढ़ाई। समय का मेरे पास अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दे सकता, लेकिन एक कहावत है कि भैया स्लो एंड स्टडी विज द रेस, धीमे और निरंतर चलने वाले लोग ही रेस जीतते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। कछुआ लगातार चलता रहता था तो जीत जाता था, और खरगोश बीच में सो जाता था तो हार जाता था। तो इसलिए धीमे और लगातार चलने वाले लोग ही रेस जीतते हैं। कल हम लोग आगे की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उससे पहले चूँकि मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट्स को बहुत आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, इसलिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए आज मैं पेश कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक भेड़ों का झुंड था, वो जंगल में चल रहा था। उसी समय क्या हुआ कि एक शेरनी जो है उसने उन पर अटैक किया। शेरनी प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसको बर्थ होने वाली थी उसके बच्चे की, लेकिन चूंकि भूख से वो परेशान थी तो शिकार करना भी जरूरी था। शिकार उसने करने के जैसे ही प्रयास किया तो वो क्या हुआ कि उसकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई, और डेथ होने से पहले पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जो बच्चा था वो भेड़ों के बीच में पैदा हुआ, और भेड़ों के बीच में पैदा होने के कारण वो भेड़ों के साथ रहा, भेड़ का उसने दूध पिया, भेड़ों के साथ वो चरता था, वो घास खाता था भेड़ों के झुंड के साथ। धीरे धीरे उसका कार्य और उसका व्यवहार और उसका आचरण ठीक भेड़ों की तरह हो गया, और वो घास पत्ती फूल खाकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया, भेड़ें भागी। तो जो भेड़ों के साथ जो शेर का जो बच्चा था वो भी बड़ा हो गया था, वो भी भागने लगा उनके साथ। शेर ने देखा यार ये तो शेर है, ये भाग क्यों रहा है, और ये तो जवान शेर है, मेरी तो फिर भी उम्र हो गई है फिर भी ये भाग रहा है। तो उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो भाग के भेड़ों के साथ छुपता रहा, कभी इधर कभी उधर। लेकिन उस शेर ने भी निश्चय किया कि भाई मैं देखूं तो आखिर क्या बात है। और जब उस शेर के पास वो पहुंचा, उसने उससे बात की, तो उसको पूरी कहानी मालूम पड़ी। उसने उसको कहा कि भाई तुम तो शेर हो, भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा नहीं मैं शेर नहीं हूं। शेर ने कहा नहीं भाई तुम शेर हो। तो बोले मैं कैसे मानूं मैं शेर हूं? तो बोले आओ चलो। तो वो उसको एक नदी के किनारे ले गया, और उस नदी में उसने अपना और उसका अक्स यानी प्रतिबिंब उसको दिखाया। तो उसको मालूम पड़ा कि वो तो शेर है, और फिर उस शेर के साथ वो गया, उसने शिकार किया।
शिकार करने के पश्चात भोजन किया, तब उसको अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि वो तो शेर है। तो इसी प्रकार भाई हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति, कुछ ना कुछ पावर छुपी हुई है, उसके अंदर क्षमताएं छुपी हुई हैं, कैपेसिटी छुपी हुई है। ज़रूरत है उन कैपेसिटी को पहचानने की। लेकिन कई बार क्या होता है कि भीड़ों के झुंड में रहकर हम भी भीड़ जैसे हो जाते हैं। अपने आप को पहचानिए, आप भीड़ नहीं है, भीड़ चाल मत चलिए। अपने आप को पहचानिए कि आप क्या है। आप हैं मनुष्य, और मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिकृति है। इसलिए अपने ऊपर गर्व का अनुभव कीजिए कि आपने मनुष्य का जन्म लिया है। आप सब कुछ कर सकते हैं, चांद तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा आशावादी रहिए और भीड़ों के झुंड से बाहर निकलकर अपने आप को साबित कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन इतना है कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस और वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।